हेलो एवरीवन। लास्ट वाले वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इसलिए वो वहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाया और उसे मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ। और लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर अपने पास में ये जो यंग का द्विस्लिट प्रयोग है, इसके द्वारा हमें जो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है, इस व्यतिकरण प्रतिरूप में हमें एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजिंग प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का टॉपिक है कोहेरेंट सोर्सेस कला संबद्ध स्रोत। तो क्वेश्चन ये था कि व्यतिकरण में हमें कला संबद्ध स्रोत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या हम ये कहें कि कला संबद्ध स्रोत होते क्या हैं। तो यहाँ पर अपने पास में देखिए, जो दीप्त फ्रिंज है, इसके तो नेम से ही मालूम पड़ रहा है हमें कि इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, इसको हम राइट फ्रिंज कहते हैं और ये दीप्त फ्रिंज बनेगी। लेकिन जो अदीप्त फ्रिंज यहाँ बनेगी, यहाँ जो अदीप्त फ्रिंज बनेगी उसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो परफेक्टली डार्क हो सकती है या उसकी मिनिमम इंटेंसिटी हो सकती है। ठीक है, परफेक्टली डार्क का मतलब है कि वहाँ मुझे बिल्कुल अंधेरा मिले उस जगह पे जहाँ पर मेरे पास में अदीप्त फ्रिंज बनेगी, और मिनिमम इंटेंसिटी से मतलब है कि लाइट की कुछ ना कुछ इंटेंसिटी हो, भले वो वहाँ पर दीप्त फ्रिंज से कुछ कम होगी, लेकिन कुछ ना कुछ इंटेंसिटी ज़रूर होगी, कुछ ना कुछ प्रकाश जरूर होगा। ठीक है, तो एक अच्छा व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए मेरे पास में दीप्त फ्रिंज की मैक्सिमम इंटेंसिटी होनी चाहिए, और अदीप्त फ्रिंज के लिए मेरे पास में कैसा होना चाहिए, परफेक्टली डार्क होना चाहिए। मिनिमम इंटेंसिटी नहीं होनी चाहिए, परफेक्टली डार्क होना चाहिए। दीप्त फ्रिंज की मैक्सिमम इंटेंसिटी हो और अदीप्त फ्रिंज जो है वो कैसी हो, परफेक्टली डार्क हो। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, यहाँ मैंने सपोज किया कि मेरे पास में यहाँ दो तरंगे हैं, किसके लिए, एक निश्चित टाइम इंटरवल टी के लिए। ठीक है, एक निश्चित समय अंतराल जो है टी, उसके लिए मैंने सपोज किया कि S1 जो है, ये बिंदु स्रोत S1 जो है, इस S1 से निकलने वाली जो तरंग है, इसका आयाम कितना है, ये A1 है। इसका ये आयाम है, ये A1। ठीक है, अब S2 से निकलने वाली जो तरंग है, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि इसका आयाम जो है वो निश्चित मतलब समान नहीं है, है ना, अलग है। और साथ के साथ में जो 2 से निकलने वाली तरंग है वो किस में है, विपरीत कला में है। ठीक है, विपरीत कला में है और उसका आयाम भी थोड़ा सा कम है। जैसे मैंने यहाँ ये ले लिया कि ये कम है और ये A2 है, सपोज कर लिया मैंने इसको कि ये भी टाइमिंग टी में ही है, और ये अपने पास में कितना है, ये आयाम है A2। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा, वो रिजल्टेंट कैसा बनेगा, आप यहाँ देखो कि यहाँ जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या होगा कि दोनों जो है ये अपोजिट फेस में है। A1 जो है देखो अप में है, जब A2 डाउन में है, तो दोनों अपोजिट फेस में होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो परिणामी आयाम बनेगा वो A1 से थोड़ा कम बनेगा, A1 माइनस A2 बनेगा। तो यहाँ पर ये जो परिणामी आयाम है ये थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट बनेगा R, ये कुछ ना कुछ मिनिमम इंटेंसिटी का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आयाम का कुछ ना कुछ मान है। अगर आयाम का कुछ ना कुछ मान है मतलब कोई ना कोई वैल्यू एम्पलीट्यूड की है, तो इंटेंसिटी भी होगी, और इंटेंसिटी होगी इसका मतलब क्या होगा कि मेरे को जो फ्रिंज मिलेगी वो परफेक्टली डार्क नहीं मिलेगी, उसकी कोई ना कोई मिनिमम इंटेंसिटी ज़रूर मिलेगी। अब मैंने सेकंड केस क्या लिया कि मैंने यहाँ पर S1 और S2 से निकलने वाली जो तरंगे हैं, उन दोनों तरंगों के आयाम को बराबर कर दिया। ठीक है, अभी भी तरंगे दोनों अपोजिट फेस में है, देखो ये इधर है और ये अपोजिट फेस में जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों तरंगों के द्वारा जो परिणामी बनेगा उसमें कितना आएगा, जीरो इंटेंसिटी आएगी, जीरो इंटेंसिटी आएगी। कैसे, इसको हम और ऐसे समझ लेते हैं, जैसे सपोज किया आपके पास में एक बॉल है। ठीक है, आपने उस बॉल को उछाला, तो बॉल ने जंप किया पहले, और जंप करने के बाद में बॉल जब वापस नीचे आई तो हमने उसको कैच कर लिया। अब मैंने आपसे पूछा कि उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है। सपोज किया आपने बॉल को जब उछाला तो बॉल जो है वो ऊपर गई ग्राउंड से 7 सेंटीमीटर, और जब आपने उसको नीचे आने पर कैच किया तो आपने उसको कैच कर लिया ऊपर से कितना, 5 सेंटीमीटर पे। तो ग्राउंड से उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर हुआ, सॉरी 7 माइनस 5 जो है 2 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, तो उसी टाइप से अपने पास में यहाँ क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है ना, ऐसे ही यहाँ पर अपने पास में अपोजिट फेस है। तो अपोजिट फेस है, इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर अपने पास में A माइनस A करके यहाँ पर आयाम जो है एम्पलीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आने से इंटेंसिटी भी 0 आएगी, और यहाँ पर मुझे परफेक्टली डार्क फ्रिंज मिलेगी।
तो इसका मतलब अगर मुझे एक स्पष्ट व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करना है जिसमें मेरे को अदीप्त फिल्म जो है वो कैसी मिले, परफेक्टली डार्क मिले। परफेक्टली डार्क मिलने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों तरंगों का आयाम कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए या लगभग बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंडीशंस लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या क्या चाहिए, एक स्पष्ट व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें क्या समान चाहिए, आयाम समान चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा कि अगर तरंग गति करती है तो तरंग का समीकरण हम कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू पहले उसका एम्पलीट्यूड साइन थीटा। अब यहाँ पर ये जो थीटा है ये किसको शो कर रहा है, ये फेज को शो कर रहा है, जो तरंग की कला है उसको प्रदर्शित कर रहा है। और ये थीटा को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये जो थीटा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा किस पे डिपेंड करेगा, ओमेगा पे डिपेंड करेगा। ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई एफ। इसका मतलब अगर मैं दोनों तरंगे जो हैं इनके लिए समान आवृत्ति लूँ, है ना, अगर इन दोनों की समान आवृत्ति हो तो उस कंडीशन में उनकी कोणीय आवृत्ति भी समान होगी, ओमेगा भी इक्वल होगा, और ओमेगा दोनों का सेम होगा तो उससे क्या होगा, दोनों के थीटा पे ओमेगा के रेस्पेक्ट में थीटा भी कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। मतलब ओमेगा के सापेक्ष जो है अपने पास में कालांतर बदलेगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास में क्या होना चाहिए, दोनों का, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अप में है उस समय ये डाउन में है, जैसे ही ये डाउन में गई ये अप में आ गई, है ना, मतलब यहाँ भी अपोजिट है और यहाँ भी अपोजिट है। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि मेरे पास में ऐसी दो वेव्स हो कि जैसे मेरे पास में ये वेव जो है एक ये इस तरह से वेव जा रही है और दूसरी वेव जो है ये इस तरह से जा रही है, तो ये दोनों क्या है, सेम फेज में है, समान कला में है, और ये दोनों क्या है, विपरीत कला में है। लेकिन अगर मेरे पास में यहाँ तक का टाइम इंटरवल टी है तो इस टाइम इंटरवल, अगर मेरे पास में यहाँ तक का टाइम इंटरवल टी है तो इस टाइम इंटरवल के अंदर इनका दोनों का फेज डिफरेंस कांस्टेंट है ना। ऐसे ही अगर मेरे पास में यहाँ तक का टाइम इंटरवल टी है तो इस टाइम इंटरवल के अंदर दोनों का फेज डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट है। समय के साथ में दोनों का कालांतर कैसा है, निश्चित है। यहाँ पर भी समय के साथ में दोनों का कालांतर कैसा है, निश्चित है। ठीक है, तो अगर मेरे पास में यहाँ पर मुझे एक स्पष्ट व्यतिकरण प्रतिरूप चाहिए तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक तो आपके पास में दोनों का आयाम समान होना चाहिए। ठीक है, दूसरा दोनों के मध्य कालांतर निश्चित रखने के लिए अपने पास में क्या होना चाहिए, इसकी आवृत्ति भी समान होनी चाहिए, क्योंकि आवृत्ति किसको इफेक्ट कर रही है, फेज को इफेक्ट कर रही है, कला को इफेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर अपने पास में दोनों की आवृत्ति भी समान होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब बात ये आती है कि प्रैक्टिकली अपने पास में क्या दोनों तरंगों का कालांतर हमेशा निश्चित रहेगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि समय के साथ में धीरे धीरे तरंग की जो कला है उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक वेव और एक पल्स, है ना। वेव जो तरंग होती है और पल्स होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि पल्स वो है जिसमें एक पर्टिकुलर फाइनाइट इंटरवल के लिए उसका फेज जो है वो कांस्टेंट रहे, है ना। इसको अपन इस डायग्राम से समझते हैं कि जैसे अगर मेरे पास में, जैसे आपके पास में सोडियम है, सोडियम लाइट इमिट करता है ना, इसी तरीके से अगर कोई भी ऐसा आपके पास में मटेरियल है जो लाइट इमिट करता है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, सपोज किया यहाँ से कुछ पार्टिकल्स थे, ये अपने पास में लोअर एनर्जी स्टेट है, इसको मैं E1 कह देती हूँ, ये लोअर एनर्जी स्टेट E2 है। कुछ पार्टिकल्स थे जिन्होंने एनर्जी एब्जॉर्व करके वो लोअर एनर्जी स्टेट से कहाँ चले गए, हायर एनर्जी स्टेट में गए, रैंडमली गए, कभी कोई गया कभी कोई गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस हाई एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल के रहने के लिए जो उसका मीन लाइफ टाइम है वो कितना है, 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है, इसको मैं टो से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, कितना है अपने पास में 10⁻⁸ सेकेंड। अब जो पार्टिकल सबसे पहले यहाँ आया होगा एक्साइटेड स्टेट में, उसके लिए लाइफ टाइम भी सबसे पहले कंप्लीट होगा। वो पार्टिकल यहाँ से वापस लोअर एनर्जी स्टेट में गया, कितने टाइमिंग बाद, 10⁻⁸ सेकेंड बाद। और जैसे ही वो लोअर एनर्जी स्टेट में गया तो उसने क्या किया, अपनी एनर्जी रिलीज की। यहाँ उसके पास एनर्जी ज़्यादा है एक्साइटेड स्टेट में, तो यहाँ से वो एनर्जी रिलीज की उसने, और वो किस फॉर्म में रिलीज की उसने, लाइट की फॉर्म में, फोटोन्स की फॉर्म में रिलीज की, जिससे हमें क्या मिली, लाइट वेव मिली।
तो यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि जब पार्टिकल E2 से E1 स्टेट में आया तो इस टाइमिंग T1 के लिए उसने हमें एक पल्स प्रोवाइड की, एक लाइट वेव प्रोवाइड की, जिसका फेज जो है वो इस टाइप से है। ठीक है, अब क्या होगा, अब सपोज क्या दूसरा पार्टिकल है जो रैंडमली नीचे आया, ये पार्टिकल है सपोज क्या, इसका मीन लाइफ टाइम कंप्लीट हो गया 10⁻⁻8 सेकेंड। अब ये वापस नीचे आएगा तो ये वापस यहाँ से नीचे आया, और यहाँ से नीचे आने पे इसने भी एक हमें लाइट जो है प्रोवाइड की, फोटोन्स प्रोवाइड किए, जिस मतलब लाइट वेव प्रोवाइड की। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि उस जो अपने को लाइट मिल रही है, जो नेक्स्ट पल्स मिल रही है, उसका भी सेम यही फेज हो। अब फेज चेंज हो जाएगा। सपोज किया इस T2 टाइमिंग के लिए यहाँ पर हमें जो फेज मिला वो मुझे इस टाइप से मिला, वेव जो है मुझे इस टाइप की वेव मिली। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इन जनरल जो व्यवहारिक स्तर पे हमारे पास में स्रोत होते हैं उनमें एक निश्चित समय अंतराल के लिए ही कला निश्चित रहती है, एक फाइनाइट टाइम ड्यूरेशन के लिए ही अपने पास में फेज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसे सोर्सेस नहीं बन सकते हैं। तो यंग ने क्या किया, अपने को क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए थी, एक तो हमें दीप्त फ्रिंज जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए थी, और अदीप्त फ्रिंज की हमें परफेक्टली डार्क चाहिए था, मतलब हमें एक स्पष्ट व्यतिकरण प्रतिरूप चाहिए था। और उसके लिए हमें 3 कंडीशन चाहिए थी। पहली कंडीशन हमें चाहिए थी कि दोनों का आयाम बराबर होना चाहिए, दूसरा दोनों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, और तीसरा एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए दोनों किसमें होनी चाहिए, या तो दोनों सेम फेज में हो या दोनों अपोजिट फेज में हो, मतलब दोनों के मध्य का कालांतर कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ठीक है, तो निश्चित होना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया यंग ने ऐसा स्रोत बनाया। ऐसे 2 स्रोत बनाने के लिए उसने क्या किया, एक ही बिंदु स्रोत को काम में लिया, और इस एक बिंदु स्रोत के सामने उन्होंने एक कार्डबोर्ड रखा, और उस कार्डबोर्ड में 2 होल्स किए। दोनों होल्स जो थे दोनों सेम डायमेंशन के थे और सेंटर से सेम डिस्टेंस पे थे। ठीक है, अब ये दोनों जो तरंगाग्र हैं ये एक ही माध्यम में गमन कर रहे हैं। एक ही माध्यम में गमन करने से दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम होने से एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, मतलब दोनों का आयाम सेम हो गया। ठीक, अब सेकंड थिंग, दोनों एक ही स्रोत से आ रहे हैं तरंगाग्र, तो दोनों स्रोत से आने वाले जो तरंगे हैं उन दोनों की आवृत्ति भी समान होगी, मतलब यहाँ पर जो वेव फ्रंट है ये दोनों वेव फ्रंट जो है उनके लिए फ्रिक्वेंसी भी सेम होगी। थर्ड थिंग क्या है अपने पास में, जो दोनों तरंगे हैं इन दोनों के मध्य एक निश्चित समय अंतराल के लिए कालांतर भी कैसा होगा, निश्चित होगा। इसलिए अपने पास में ये S1 और S2 कैसे बिहेव करेंगे, 2 कलासंबद्ध स्रोत की तरह से व्यवहार करेंगे। ऐसे 2 स्रोत जो हमें क्या प्रदान करें, ऐसी तरंगे प्रदान करें जिनका आयाम लगभग समान हो, जिनकी आवृत्ति समान हो, और उनके मध्य का कालांतर 0 या निश्चित हो, कलासंबद्ध स्रोत कहलाते हैं। देखिए क्या डेफिनेशन है, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित होने वाली तरंगों, ये तरंगों है ना, तरंगों की समान आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम हो और उनके मध्य कालांतर 0 या निश्चित हो, कलासंबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना, कुछ और अच्छी क्वालिटी लगी हो तो आप कमेंट कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि मैं उसको दूर कर सकूं। थैंक यू, बाय बाय।